जय हिंद दोस्तों। आज हम एमआरओ डाइजेस्ट फोरम के प्लेटफॉर्म पर एक और मोनोलॉग लेके आए हैं, जिसमें हम खुद से ही बात करेंगे उन मुद्दों पर जो हम एमआरओ या डिफेंस फोर्सेस के किसी और पहलू के लिए जरूरी समझते हैं। आपने तो आजकल खूब सुना होगा कि हर जगह इंडिजनाइजेशन की बात हो रही है। इनफैक्ट अगर भारत का इंपोर्ट डिटेल देखा जाए तो 2017 और 2021 के बीच में वर्ल्ड का 11% आर्म्स एंड रिलेटेड एक्सपोर्ट जो है वो भारत के द्वारा इंपोर्ट किया गया है, यानी विश्व का सबसे ज्यादा। वस्तुतः तो स्थिति ये थी 2013 में कि विश्व में हर 5 बेची हुई चीज में एक जो है भारत ने खरीदी थी। जाहिर है कि जो स्थिति हमारे बॉर्डर्स पर बनी हुई है और रशिया और यूक्रेन के बीच की युद्ध की स्थिति से रशियन डिफेंस प्रोडक्शन पर जो असर पड़ा है, और इस दिशा में गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, यह एक बहुत अच्छा कदम है। आत्मनिर्भरता डिफेंस के फील्ड में ही नहीं, हर फील्ड में जरूरी है, लेकिन डिफेंस फोर्सेस के फील्ड में यह बहुत ही जरूरी है। और क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि मौजूदा समय में आर्म फोर्सेस का 70% से ज्यादा इक्विपमेंट तकरीबन इंपोर्ट ओरिजिन का है। हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ रही है, अब भारतीयों पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार का फैसला जो है कि हम अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को, खासकर डिफेंस को बढ़ावा देंगे, यह एक बहुत अच्छा कदम है। और इस बारे में सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए हैं। लेकिन आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ये है कि सरकार ने अब तक 4 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स निकाली हैं, जिसके माध्यम से उसमें शामिल किए हुए इक्विपमेंट्स पर इंपोर्ट बैन लगा दिया गया है। हम यह समझने की आज कोशिश करेंगे कि इन लिस्टों के माध्यम से क्या हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वह मदद मिल पा रही है जिसकी वजह से देश के इंडिजिनाइजेशन ड्राइव में वो अपना पूरा योगदान दे पाए, या कुछ और करने की जरूरत है। हल्की सी बात करते हैं इन चारों इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की। वस्तुतः शुरू में जो 3 लिस्ट आई वो निगेटिव लिस्ट के नाम से आई। निगेटिव लिस्ट इस लिहाज से कि ये लिस्ट में जो भी नाम शामिल किए गए हैं उनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद शायद कुछ लोगों ने सलाह दी कि लिस्ट को निगेटिव कहना कोई बहुत बड़ा अच्छा शब्द शायद नहीं है, और इसलिए जो चौथी लिस्ट आई उसको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कहा गया। और मौजूदा समय में इन चारों लिस्ट को पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के नाम से जाना जा रहा है। इसके पहले कि हम मुख्य मुद्दे पर पहुंचे, एक हल्की सी नजर मारते हैं कि इन लिस्ट में आखिर है क्या। पहली जो पॉजिटिव लिस्ट है वो अगस्त 20 में आई थी। उसमें 101 आइटम शामिल थे, और उन आइटम्स के सामने एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है दिसंबर 20 से लेकर के दिसंबर 24 तक, अलग अलग टाइम्स, कि जिसके बियॉन्ड उसमें इंपोर्ट बैंड है। ये आइटम कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन करेंटली हैंडल कर रहा है उसका नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन इसके बियॉन्ड इस लिस्ट में कुछ नहीं है। इस जो कुछ नहीं है इसकी बात थोड़ी देर बाद। इसी तरह से जो दूसरी निगेटिव लिस्ट आई या
reframed positive indigenization list. OI मार्च 21 में इसमें 108 आइटम शामिल थे और इसमें भी 4 साल का समय है, जिसमें दिसंबर 21 से लेकर के दिसंबर 25 तक का टाइम दिया गया है अलग अलग, और जिसमें उन आइटम्स पर इंपोर्ट बैन कर दिया गया है। और इसी क्रम में जो तीसरी लिस्ट आई थी वो 7 अप्रैल 2022 को आई थी। उसमें भी 101 आइटम हैं, लेकिन इसका टाइम फ्रेम पहले दोनों लिस्टों में जो 4-4 साल का था उसकी बजाय 5 साल हो गया है। यह है दिसंबर 22 से लेकर के दिसंबर 27 तक। यानी कि हर आइटम के सामने टाइम फ्रेम दिया हुआ है जिसके बियॉन्ड उस चीज को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। और चौथी और आखिरी लिस्ट आई है जो डिफेंस एक्सपो में गांधीनगर में रिलीज हुई थी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। उसमें भी जो आइटम्स हैं वो तकरीबन 101 आइटम्स हैं और इसमें जो टाइम फ्रेम है वो काफी लंबा है, क्लोज टू अ डिकेड। इसका मतलब इस लिस्ट में 2032 तक जो आइटम्स पे अलग अलग समय में 2022 से लेके 2032 तक अलग अलग समय में रोक लगाई गई है। और इसमें काफी कॉम्प्लेक्स, एडवांस्ड एंड फुल फ्लेज्ड सिस्टम्स भी इंक्लूड किए गए हैं। ये माना जाता है कि अगर इन चारों लिस्ट में इंपोर्ट बंद हो जाएगा, इंपोर्ट के बंद होने से ही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को 2,10,000 करोड़ का बिजनेस मिलेगा और अगले 5 साल में इस बिजनेस का क्वांटम तकरीबन 4 लाख करोड़ हो जाएगा। इंडिजिनस प्रोडक्शन की नीड के अलावा जो भी चीजें देश में बनेगी उसको एक्सपोर्ट करने का टारगेट भी रखा गया है, जिसको 2025 तक 35,000 करोड़ करने की कोशिश की जा रही है। और आने वाले समय में जब यह प्रोडक्शन देश की जरूरतों को पूरा करते हुए बनाया जाएगा तो इसमें एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा इजाफा होने की संभावना है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या इसमें यह है कि हम इंडिजिनाइज तो करना चाहते हैं, हमने लिस्ट निकाल दी, अच्छा काम किया, टाइम फ्रेम भी निकाला। आपको अभी जो शुरू के टाइम फ्रेम थे वो टारगेट और डेडलाइन अभी मिस हो रही हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन में यह चीज कोई नई नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि ढेर सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमको R&D करनी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है, या चीजों को किसी और कंट्री से या प्रोड्यूसर से कोलैबोरेट करना है, ऑफसेट्स करने हैं, ढेर सारे मुद्दे हैं जो रिजॉल्व होने हैं। तो थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में टाइम का एक्सीड होना लाजमी है, उसमें कोई चिंता की उतनी विषय नहीं है। मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ये है कि अगर आज कोई मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान का इन चीजों को इंडिजिनाइज जो करना है उसको बनाना चाहे देश में, तो वो कैसे बढ़े? उसके लिए इंफॉर्मेशन गैप एंड हैंड होल्डिंग की बहुत बड़ी कमी है। हम मानते हैं कि इस समय में डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एंड बाकी जगहों पर, जहां पर इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन कल्पना करिए कि जो हमने लिस्ट बनाई है, अगर उसके सामने हम उस प्रोडक्ट की फोटो लगा सकते या जो आइटम्स को हम बनाना चाहते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस दे पाते, या मौजूदा समय में वह किस कंट्री से आ रहा है उसका डिटेल दे पाते, तो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ी आसानी मिलती। अब मान लो कि सिक्योरिटी रीजन से या किसी भी और कंसिडरेशन से हम ये डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं शेयर करना चाहते, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हर आइटम के सामने कौन ऑफिसर है जो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मुहैया करेगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ताकि उसके बेसिस पर जो मैन्युफैक्चरर है उसको कांटेक्ट कर ले। अब कांटेक्ट करने के बाद में मैन्युफैक्चरर का क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करने के बाद में उसको डिटेल्स दिए जाएं, उसको प्रोडक्ट दिए जाएं और साथ ही साथ एक एश्योरेंस दिया जाए
कि अगर प्रोडक्ट रीजनेबल टाइम फ्रेम में बन के क्वालिटी के साथ में दिया जाता है तो उसको सब्सटेंशियल ऑर्डर्स भी मिलेंगे। मौजूदा व्हाइट हॉल बेस्ड सिस्टम में जो है कि हमने आरएफआई निकाला, आरएफपी निकाला और इस तरह के लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में चलते रहे, तो मेरा ये मानना है कि हम प्रोग्रेस तो जरूर करेंगे, लेकिन वह प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जो देश ने अपने को इंडिजनाइज करने के लिए सोच रखा है। तो उन सबको बदलना पड़ेगा और बदलने के लिए एक सिंपल तरीका है कि बहुत से फैसलों को एंड प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया जाए और अपनी जो कम से कम 10 साल की स्पेस की रिक्वायरमेंट है, सब असेंबलीज की रिक्वायरमेंट है या प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, उसका ऑपरेशनल असेसमेंट करके वह उतना बड़ा ऑर्डर मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाए, बताया जाए, ताकि वो अपनी एग्जिस्टिंग असेंबली लाइंस को इस्तेमाल करें या उसको मॉडिफाई करें या नई असेंबली लाइंस लाएं या नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ही लाएं। यह सब संभव है और हमारा जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से इंटरेक्शन हुआ है वो सब देश के और बिजनेस के ग्रोथ के लिए ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन हमें उन्हें ये मुहैया करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि कैसे बिना एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से हम उनको बता सकते हैं कि क्या चीज बनानी है, क्या स्पेक्स हैं, कैसे क्वालिटी चेक होगा। इतना बताने के बाद में हमको ये भी जरूरत है हम उनको बताएं कि भाई अगर कहीं पर वेंडर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में वेंडर रजिस्ट्रेशन करने की बजाय रिक्विजिट कॉलम्स क्रिएट कर दिए जाएं और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में एक सिंगल वेंडर रजिस्ट्रेशन से उसमें क्या क्या प्रोडक्ट हैं जिसको बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, डीआरडीओज हैं या कोई भी बायर उनके प्रोडक्ट्स का है, उसे एक्सेस कर पाए, तो उससे भी उनको बहुत मदद मिलेगी। उनको कई ऑर्गेनाइजेशन में जाना या ऑनलाइन एक्सेस करना, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट देना, इन सब की मुसीबतों से बचाया जा सकता है। और एक तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है क्वालिटी कंट्रोल की। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सैनिकों के हाथ में ऐसे शस्त्र हों जिन पर उनका भरोसा ना हो और जिनकी क्वालिटी पर कोई अभी या लड़ाई के दौरान कोई उंगली उठा सके। और वो मिशन रिलायबल इक्विपमेंट के बारे में जो हमने इसके पहले के मोनोलॉग में बात किया था, उसके कसौटी पर वो सब खरे उतरे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम डीजीक्यूए के प्रोसेस को सिंपल एंड एफिशिएंट बनाने के साथ ही साथ एक थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट का सिस्टम शुरू करें। जो क्वालिटी एश्योरेंस होना है उसको दो कैटेगरी में बांट दें, एक क्रिटिकल, एक नॉट सो क्रिटिकल। शुरुआती के दौर में हम नॉट सो क्रिटिकल को थर्ड पार्टी को दे सकते हैं एंड क्रिटिकल को डीजीक्यूए के माध्यम से या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको चलाए रह सकते हैं। और धीरे धीरे जब थर्ड पार्टी टेस्टिंग इंप्रूव हो, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, हमको हाई लेवल का एश्योरेंस हो, तो क्रिटिकल डोमेन थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है और नॉन क्रिटिकल को सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पर आगे बढ़ाया जा सकता है। और भी ढेर सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको यूज करके हम अपनी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को सही मामले में ग्राउंड पर तब्दील कर सकते हैं। मेरा ये भी मानना है कि 1 से 10 के स्केल पर अगर कोई इंपोर्टेड इक्विपमेंट 10 इस नंबर हासिल करता है, उसकी बजाय अगर हम अपने देश का प्रोडक्ट 7 या उसके ऊपर कहीं पर भी किसी लेवल पे लाके बना सकते हैं, तो हमें अपने देश के हथियार को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज देश में बनेगी उसका पैसा देश में रहेगा। लड़ाई के दौरान उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना हुआ तो वह संभव होगा। अगर कभी फेलियर रेट बढ़ता भी है तो उसकी सप्लाई बढ़ा करके उसको काबू किया जा सकता है, बशर्ते उस पर जो डिटैचमेंट है उसके लाइफ को कोई थ्रेट ना हो। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सरकार और देश की नीड को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे लोग हैं, उनको उनकी भाषा में समझाया जाए, ताकि फर्स्ट स्टेज में तो हम इतना तो कर ही लें कि हमारे अंदर जो कैपेसिटी है उसको लीवरेज कर लें और धीरे धीरे बाकी आने वाले समय में हम
R&D करके, TOT करके या कोलैबोरेट करके बैलेंस चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये कदम उठाए गए तो कोई कारण नहीं है कि हम अपनी इंडिजिनाइजेशन के एम को पूरा ना कर सके। आज के लिए इतना ही। अगला मोनोलॉग लेकर के हम या हमारा कोई साथी फिर आपके सामने आएगा। जय हिंद।